नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इक्वेटर एजुकेशन पे। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। आज डेट है 21 मई और हम देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। देखो, जैसा कि हम सभी को पता है चुनाव चल रहे हैं ना, तो एक तो क्या है, चुनाव से जुड़े हुए बहुत सारे करंट अफेयर्स होंगे जो हमारे एग्ज़ाम से पूछे जाएंगे। तो उनको भी हम डिस्कस करते हुए चलते हैं साथ में कि भाई निर्वाचन आयोग क्या होता है, आचार संहिता क्या होती है, क्या आचार संहिता के लिए कोई कानून बनाया हुआ है या नहीं बनाया हुआ है, चुनाव से संबंधित जितने भी मामले हैं उन मामलों के लिए कौन सा कानून बनाया हुआ है, इलेक्शन कमीशन कैसे काम करता है, आचार संहिता कब लगती है, कब अड़ती है, पोलिंग स्टेशन क्या होता है, पोलिंग बूथ क्या होता है, पोलिंग एजेंट क्या होता है। तो ये सारे कंसेप्ट हम पढ़ते जाते हैं, क्योंकि क्या है कि अब देखो चुनाव ही चुनाव चल रहा है ना। तो चुनाव के बाद में जितने भी एग्ज़ाम होंगे ना, लगभग 3-4 महीने तक, तो उनमें क्या है, चुनाव से जुड़ी हुई खबरें, ये क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे। तो इसलिए हमें इसमें भी अपने कंसेप्ट का ध्यान रखना है। अब देखो, आपको पता है हमारे देश के अंदर आम चुनाव भी चल रहे हैं। और ये जो आम चुनाव है ये टोटल 7 फेज में आयोजित होने हैं, ठीक है। इनमें से कल जो था 5वें फेज के लिए वोटिंग कंप्लीट हो गई। तो 5 फेजों के लिए जो वोटिंग है वो तो पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई। अब केवल बच रहे हैं 2 फेज, एक है 25 मई को और एक है 1 जून को। ये दोनों फेज की जब वोटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद में 4 जून को परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद में फिर नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी कि कौन सत्ता में आता है। उसके बाद में शपथ दिलाना और ये सारे काम स्टार्ट होंगे। तो इसमें क्या है कि बड़ी खबर यही है कि देखिए, जो कल 5वें फेज का चुनाव हुए उसमें जो वोटिंग हुई है वो हुई है 60.4%। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हर जो वोटिंग होती है उस दिन के बाद में लेट नाइट तक एक डेटा इशू करता है और उसमें बताता है कि फाइनली कितना परसेंट वोटिंग हुई है। तो 60.4% वोटिंग हुई है। लेकिन ये जो 2019 के अंदर जो वोटिंग हुई थी ना इन सीटों के, उससे थोड़ी सी ये कम वोटिंग हुई है। और निर्वाचन आयोग लगातार एक वर्ड का यूज़ कर रहा है जिसका नाम है अर्बन एपैथी। ठीक है, अर्बन एपैथी का मतलब होता है कि शहरी क्षेत्रों में चुनावों को लेकर एक उदासीनता जनरली हम देखते हैं। अब देखो, शहरों में क्या होता है कि सब लोगों के लिए सब लोग लगभग रोजगार करते हैं, चाहे प्राइवेट जॉब में हो या गवर्नमेंट जॉब में हो। तो उनका क्या होता है कि टाइमिंग फिक्स होती है, उनको अपने जॉब पे जाना पड़ता है। हालांकि जिस दिन वोटिंग होती है ना उस दिन गवर्नमेंट जो ऑफिसेज होते हैं वो तो सारे बंद होते हैं और प्राइवेट ऑफिस भी बंद रखना अनिवार्य होता है। निर्वाचन आयोग इस बारे में बाकायदा नोटिस इशू करता है कि भाई सभी को अपने ऑफिस बंद रखने हैं और वोटिंग, अपने एम्प्लॉयज़ को वोटिंग करवाने के लिए प्रमोट करना है। लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता। और शहरों में क्या होते हैं, ज़्यादातर लोग अपने जॉब पे चले जाते हैं। या शहरों में जनरली क्या होता है कि ज़्यादातर लोग सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, भाई उनकी इनकम होती है, वो सारे साधन अपने आप से जुटा सकते हैं। तो वो ये देखते हैं कि यार क्या वोट डालने जाएं, उससे होगा भी क्या और हमें चाहिए भी कुछ नहीं, हम अपना कुछ कर रहे हैं और सरकार से ज़्यादा उनको उम्मीदें नहीं होती। इसके विपरीत क्या होता है, गाँव में अगर आप देखोगे ना तो वहाँ चुनाव एक उत्सव की तरह होता है। बिल्कुल लोग उसका इंतज़ार करते हैं, बढ़िया वहाँ पर बातचीत होती है, डिस्कशन होते हैं लोगों में। और वहाँ पर यही हॉट टॉपिक रहता है कि भाई हम किसको वोट दें, किसको हराना है, किसको जिताना है। क्योंकि गांव वालों का जो जीवन है ना वो राजनीति से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। बहुत सारी जो सरकारी योजनाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, इन सब की जो ज़्यादा ज़रूरत है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ही होती है, क्योंकि वहाँ पर रोजगार के बहुत सीमित अवसर हैं और लोगों की जो इनकम है ना वो भी बहुत कम है। तो वो ज़्यादातर सरकारी योजनाओं के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो अब कल निर्वाचन आयोग ने डेटा जारी किया और उसमें कहा कि देखिए ये वोटिंग है ना, ये 60.4% हुई है जो 2019 के मुकाबले कम है। और इसका बड़ा कारण है शहरी उदासीनता। अब इसमें जैसे वोटिंग अलग अलग सीटों की भी इन्होंने बताई है कि जो बॉम्बे है ना वहाँ पर वोटिंग हुई है केवल और केवल 54%। देखो, क्योंकि वहाँ पर वही बात है ना, वहाँ पर डेवलप है, लोगों की इनकम बहुत अच्छी है, तो लोगों की डिपेंडेंसी सरकार के ऊपर बहुत कम है और अपने अपने कामों में बिजी हैं सब। इस वजह से वो वोट देने में ज़्यादा उत्साह नहीं दिखाते। तो शहरी उदासीनता के कारण वोटों में वोटिंग परसेंटेज में कमी आ रही है। हालांकि गाँव में वोटिंग अच्छी हो रही है अभी भी। उसके बाद में देखिए, हमने कल पढ़ा था कि हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है ईरान के प्रेसिडेंट का। और उसमें कोई ऑफिशियल न्यूज़ उस बारे में अभी नहीं थी। लेकिन अब ऑफिशियल न्यूज़ आ चुकी है और ऑफिशियली जो ईरान का सरकारी मीडिया है उसने ये अनाउंस कर दिया है कि जो प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था उसमें जो प्रेसिडेंट रईसी थे उनकी डेथ हो चुकी है। ये फाइनली अनाउंस कर दिया गया है। और इनके साथ, इन प्रेसिडेंट के साथ में फॉरेन मिनिस्टर भी थे। उसी जो हेलीकॉप्टर था उसमें फॉरेन मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों ही सवार थे और दोनों की ही हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु हो चुकी है। ये फाइनली अनाउंस कर दिया गया है। इसके बाद में देखिए जो गुजरात के अंदर
4 संदिग्ध आतंकवादियों को पकड़ा गया है और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि उनका आईएस, जो इस्लामिक स्टेट एक आतंकवादी संगठन है, उससे उनका लिंक है और वो अहमदाबाद में कोई बड़ी आतंकवादी घटना को अंजाम देना चाह रहे थे। तो इसमें पूरे इंसिडेंट्स के अंदर 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो मूल रूप से श्रीलंका के निवासी। ठीक है, इसके बाद में देखिए जूलियन असांज जो थे ना, विकीलीक्स के संस्थापक थे, उनको यूके की कोर्ट ने अलाउ कर दिया है कि वो यूएस के प्रत्यर्पण के विरुद्ध में अपील कर सके। देखो हुआ क्या था, जूलियन असांज जो थे उनकी एक फर्म है, उसका नाम है विकीलीक्स। ठीक है, ये इसमें क्या करते हैं, जो डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा गोपनीय रखे जाते हैं ना, उनका ये भांडाफोड़ करते हैं, एक तरह से खुलासा करने का इनका काम था। अब इन्होंने क्या किया कि यूएस की जो मिलिट्री के सीक्रेट डॉक्यूमेंट थे उनको इन्होंने आउट किया और पूरी दुनिया के सामने ये लेकर आए कि यूएस लगभग हर देशों के अंदर जो जासूसी है उसका वो काम करता है। और इस वजह से इनको भाग कर आना पड़ा, कहाँ पर, यूके के अंदर, यानी ब्रिटेन में ये भाग कर आ गए और वहाँ पर छुप गए, क्योंकि इनको डर था कि अगर मैं अब अमेरिका में रहा तो मेरे को अमेरिका पुलिस अरेस्ट करेगी और मुझे अब सज़ा हो सकती है। अब ये आ गए यूके के अंदर। तो यूएसए ने ये कहा यूके से कि भाई देखो, ये जो आपके पास में जूलियन असांज आया हुआ है ना, ये हमारा अपराधी है, तो आप इसे हमें सरेंडर करो, इसे अरेस्ट करो और हमें ये दो। तो बहुत दिनों से बातचीत चल रही थी, बहुत दिनों से विवाद चल रहा था। तो अब फाइनली जो जूलियन असांज है उसको जो यूके की कोर्ट है ना, उसने अलाउ कर दिया है कि आप जो प्रत्यर्पण हम कर रहे हैं यूएस को, जो यूके आपको पकड़ के और अमेरिका को दे रहा है ना, उसके अगेंस्ट में आप अपील दायर कर सकते हो। तो ये यूके कोर्ट ने उसको अलाउ कर दिया। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं इंडियन एक्सप्रेस पे, तो जनरली वही खबरें रहती है। ये यहाँ पर कंफर्म हुआ है अब कि ईरान के प्रेसिडेंट मारे गए हैं हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर। इसके अलावा यही कि फेज़ 5 के अंदर जो चुनाव हुए हैं वो 2019 में हुई वोटिंग से थोड़ा सा कम है और 60.09% पोलिंग हुई है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 60.4% बताया हुआ है और यहाँ पर 60.09% बताया हुआ है। तो ये क्या है, ये चेंजेस आता रहता है जैसे जैसे अब वोटिंग खत्म हो जाती है। मान लीजिए शाम को 6 बजे वोटिंग खत्म हुई, तो उसके बाद में निर्वाचन आयोग लगातार डेटा को अपडेट करता रहता है। तो न्यूज़पेपर जिस समय इन्होंने डेटा प्राप्त किया होगा उस समय के डेटा को पब्लिश करता है। हालांकि आज यानी वोटिंग के एक दिन बाद में निर्वाचन आयोग फाइनल डेटा इशू करता है, तो कल के अखबार में फाइनल एग्जैक्ट नंबर आ जाएगा, पॉइंट टू पॉइंट सेम आएगा। ठीक है, तो ये निर्वाचन से जुड़ी खबरें हैं। ये पॉलिटिकल न्यूज़ देखिए, ज़्यादातर ईडी ने आम आदमी पार्टी पर कुछ आरोप लगाए हैं। और ये बारामूला के अंदर जो वोटिंग हुई है वो 56.73% हुई है, देखो। और ये 1984 के बाद में सबसे ज़्यादा वोटिंग है बारामूला के अंदर। इससे पहले हमने देखा था कि कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के अंदर भी वोटिंग ने पिछले 2004 के बाद में सबसे ज़्यादा वहाँ वोटिंग हुई है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव मैसेज है कि वोटिंग लगातार बढ़ रही है, उन एरियाज़ में भी बढ़ रही है जहाँ पर बहुत कम वोटिंग हुआ करती थी। तो फेज़ 5 के अंदर बारामूला जो सीट है जम्मू कश्मीर की, वहाँ पर वोटिंग थी और 1984 के बाद में वहाँ सबसे ज़्यादा वोटिंग इस बार देखने को मिली है। ये कोलकाता हाई कोर्ट के जज थे, अपने रिटायरमेंट पर कुछ उन्होंने बयान दिया है विवादित, तो ये ज़्यादा हमारे काम के नहीं है। तो यही थी इंपॉर्टेंट खबरें। उसके बाद में देखिए आपको बताया कि जो भारतीय मसाले हैं ना, एमडीएच और एवरेस्ट के, ये कुछ देशों के अंदर क्या हुआ कि इन मसालों को लैब के अंदर टेस्ट करवाया गया। जब इनका टेस्टिंग हुई लैब के अंदर, तो वहाँ पर ये पाया गया कि इन मसालों में सब स्टैंडर्ड आर्टिकल्स का यूज़ किया गया था, यानी इनके अंदर जो वस्तुएं मिलाई गई थी वो स्वास्थ्य मानकों के अनुरूप नहीं थी। और इसके बाद में कुछ देशों ने भारत के एमडीएच और एवरेस्ट के ऊपर रोक लगा दी है। तो अब जो हमारा स्पाइस बोर्ड है, जो एक अलग से बोर्ड बनाया हुआ स्पाइस बोर्ड, उसने कहा है कि भाई हमने है ना, जो ये प्लांट है ना एमडीएच और एवरेस्ट का, उसका हमने इंस्पेक्शन किया है और हमने उनको ये कहा है कि आपके अगेंस्ट में जो भी शिकायतें आती हैं ना, उनको जांच के लिए आप एक मजबूत तंत्र का निर्माण कीजिए। तो ये कहा है स्पाइस बोर्ड ने। देखिए भारत है ना, पूरी दुनिया के अंदर मसालों को एक्सपोर्ट करने में बहुत बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। आपको पता होगा आज से लगभग 500 साल पहले जब यूरोपियन यहाँ पहली बार आए थे ना, तो उनका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट यही था कि हम भारत में जाएंगे और वहाँ से मसाले खरीदेंगे और उन मसालों को लाकर अपने इस यूरोप के अंदर बेच के हम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो, चाहे जो फ्रांस के गवर्नर्स आए थे उनकी बात हो, या पुर्तगाल के जो व्यापारी आए थे ना,
उन सब का आकर्षण भारत में आने का यही था कि हम वहाँ से सामान खरीदेंगे और स्पेशली वहाँ से मसाले हम खरीदेंगे और उनको लाकर फिर हम यूरोप में बहुत महंगे दामों पर बेचेंगे, और ऐसा करके उन्होंने बहुत ज़्यादा लाभ भी कमाया। तो भारत के मसाले हजारों सालों से पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज़बरदस्त उनकी इमेज बनी हुई है। और इसके बीच में अगर ऐसी खबर आती है कि भारत के जो एमडीएच और एवरेस्ट मसाले हैं उनमें बहुत भारी मिलावटें हैं, उनमें जो चीज़ें मिलाई जा रही है वो खाने योग्य नहीं है, तो ये बहुत बड़ी एक चिंता का विषय है। अब देखिए मसाला बोर्ड क्या काम करता है, इसका गठन क्यों किया गया है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो मसाला बोर्ड या स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, इसे हम SBI या स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया भी कहते हैं। अभी देखो रिसेंटली सिंगापुर और हांगकांग के दोनों ने ही भारतीय ब्रांड के मसालों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। और प्रतिबंध क्यों लगाया, वो ब्रांड कौन से थे, देखिए MDH और एवरेस्ट, ठीक है, ये दो ब्रांड हैं जिनके ऊपर भारत के जो दो ब्रांड थे इनके ऊपर सिंगापुर और हांगकांग में प्रतिबंध लगा दिया गया, क्योंकि इन्होंने ये कहा है कि आप जो इन मसालों में जो कंटेंट यूज़ किया जा रहा है वो मानव के खाने योग्य नहीं है। अब मसाला बोर्ड के बारे में जानते हैं। देखिए मसाला बोर्ड के लिए संसद के द्वारा एक अलग से अधिनियम 1986 में पारित किया गया, और उस अधिनियम का नाम था मसाला बोर्ड अधिनियम 1986। अब किसी भी एक्ट के द्वारा अगर किसी संस्थान की स्थापना होती है तो उसे हम कहते हैं वैधानिक संगठन। और अगर संविधान में ही अगर मान लीजिए किसी संस्था का गठन संविधान के तहत हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, संवैधानिक संस्था यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो कौन कौन सी है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है और CAG है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गई, CAG हो गई, तो बहुत सारी ये बॉडी तो संवैधानिक, क्योंकि इनका जो उल्लेख है वो संविधान में ही किया गया है। जबकि बहुत सारी ऐसी संस्थानें होती हैं जिनका उल्लेख संविधान में तो नहीं किया गया लेकिन संसद के द्वारा अधिनियम बनाकर उनका गठन किया जाता है, तो वो है वैधानिक संस्था। जैसे एक तो मसाला बोर्ड इंडिया, एक SEBI हमारी है जो स्टॉक मार्केट के अंदर रेगुलेशन करती है, तो ये सारी वैधानिक संस्थाएं हैं। देखिए ये इसका गठन हुआ था ना, उससे पहले हमारे देश के अंदर इलायची बोर्ड और मसाला निर्यात संवर्धन परिषद, ये दो संस्थाएं चलती थी। इन दोनों संस्थाओं का विलय भी इसी मसाला बोर्ड के अंदर कर दिया गया, ठीक है। इसका देखिए मुख्यतः काम क्या है कि ये भारत के जो निर्यातक हैं, मेनली भारत में मसाले आयात कम होते हैं और भारत क्या है, शुद्ध निर्यातक है मसालों का। मसाले जो भी हैं जैसे हल्दी है, जीरा है, धनिया है, मेथी है, काले मिर्च है, लौंग है, इन मसालों का भारत पूरी दुनिया के अंदर निर्यात करता है। तो इस निर्यात की वजह से भारत की जो बहुत ज़्यादा विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, तो भारत लगातार इनका निर्यात विदेशों में करता रहता है। तो जो भारत के निर्यातक हैं जो मसाला निर्यात करना चाहते हैं और विदेशों में जो व्यक्ति उस माल को मंगाना चाहते हैं ना, उन दोनों को भी एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम करता है मसाला बोर्ड। तो भारत के जो मसाला एक्सपोर्ट है उसको भी बढ़ाने का ये काम करता है। और भी क्या क्या काम करता है मसाला बोर्ड, तो देखिए ये क्या काम करता है, जो मसाले हैं, जो भी मसाले हैं ना, उनके पूरे के पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट का ये काम करता है कि अच्छी क्वालिटी के मसालों का प्रोडक्शन हो और अच्छी तरह उनकी पैकेजिंग हो और फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो, ठीक है। इसके बाद में उनकी जब कटाई हो जाती है तो उसके बाद भी उनकी क्वालिटी बनी रहे, इसके लिए भी मसाला बोर्ड काम करता है। उनका ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़े, उनका जो उत्पादन है, उनकी जो प्रोसेसिंग है और उनका जो सर्टिफिकेशन है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, यानी अच्छी क्वालिटी के मसालों का उत्पादन बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो। ये काम करने, ये जो जिम्मेदारी है ये मसाला बोर्ड की जिम्मेदारी है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पार्ट है, जैसे मेघालय, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, उन क्षेत्रों के अंदर जनरली मसाले का उत्पादन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, हालांकि वहाँ स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो उस एरिया के अंदर भी मसालों को ज़्यादा से ज़्यादा विकसित करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा मसाले वहाँ पैदा हो, इसके लिए भी ये मसाला बोर्ड जो है वो काम करता है। इसके अलावा क्वालिटी भी अश्योर करता है। जैसे आपने देखा कि अभी भारत में मसाला की क्वालिटी के ऊपर क्वेश्चन उठा, तो जो स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया है या मसाला बोर्ड है वो एक्शन मोड के अंदर आ गया है। इसके अलावा देखिए एग्जाम में पूछे जाने वाला सवाल यहाँ से आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ये ध्यान रखनी है कि ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन ये संस्था आती है। जनरली यही पूछा जाता है कि स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो इसके लिए मंत्रालय है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। हम क्या करते हैं, देखो एक ऑप्शन ये भी मिलेगा हमें, कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय। तो जो हम देखते हैं कि यार मसाले हैं, तो मसाले का संबंध तो क्या है कि कृषि से ही होता है, तो जनरली हम यहाँ पर इस ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। जबकि मसाला बोर्ड ऑफ इंडिया या स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया है वो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन
नहीं आती है, वो आती है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।